नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जिसमें देखा था कि कैसे उत्तर भारत के संविधान का विकास हो रहा है। इतिहास में ऐसे कौन कौन सी घटना हुई जिनसे भारतीय संविधान को क्या मिले, इनपुट्स मिले, जिसमें हम देखते आ रहे हैं। जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखा था, चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853। फिर हमने देखा था भारत शासन अधिनियम 1858, 1861 और 1892 के बारे में। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1909 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। जैसे कि हमने देखा था, क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको क्या देनी पड़ रही है, राज्यों को, प्रांतों को, भारतीयों को, सबको शामिल करना पड़ रहा है। क्योंकि उनकी मजबूरी होती जा रही है। क्योंकि अब 1909 पे आ गए हम। 1909 पे आके जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा तो बंगाल विभाजन की घटना हुई थी, सूरत स्प्लिट यानी सूरत विभाजन हो चुका था, और भी कई घटनाएं। जैसे कि जो आंदोलन था, भारतीय आंदोलन थे, वो क्या होते जा रहे थे, आज़ादी के लिए मजबूत होते जा रहे थे। तो वहाँ पर सब घटनाएँ हो रही थी। तो आज हम देखेंगे 1909 भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो नाम था वो क्या दिया गया था, इसको नाम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भारत शासन अधिनियम को और क्या नाम दिया गया था, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। अब ये मॉर्ले कौन थे, मॉर्ले कहा जाता था भारत सचिव को, यानी कि जो उस समय भारत सचिव होता था उसका नाम क्या था, मॉर्ले। और मिंटो कौन थे, मिंटो थे उस समय के वायसराय। तो इनके समय ये कानून लेकर आया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। इसमें क्या किया गया, जैसे कि हमने देख रहे थे 1861 से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। तो यही क्रम यहाँ पे शुरू हुआ। केंद्रीय और प्रांतों में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी उत्तर क्या होती जा रही थी, वृद्धि होती जा रही थी। अब केंद्र में कितने गैर सरकारी सदस्य हो गए थे, 16 से, पहले 16 थे 1892 में, अब कितने कर दिए गए, 16 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 60 कर दिए गए। और दूसरी चीज़ क्या हुई, प्रांतों में भी सरकारी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन वहाँ पे सब जगह समान नहीं थे। और एक और जो डेवलपमेंट हुई थी यहाँ पे वह यह हुई थी, क्योंकि क्या हुई थी, पहली बार प्रांतों में सरकारी सदस्यों की अपेक्षा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था। यानी कि प्रांतों में सरकारी सदस्य थे वो कम हो गए थे, और गैर सरकारी सदस्य यानी कि जो भारतीय थे उनकी संख्या क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, सरकारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। लेकिन केंद्र में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना हुआ था। तो आपको याद रखना है, प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत कहाँ देखने को मिलता है, 1909 के भारत शासन अधिनियम में। और क्या क्या हुआ था इसमें, जो चर्चा का दायरा था, हमने देखा था बजट पर बहस करने का अधिकार कहाँ मिल गया था, भारत शासन अधिनियम 1892 में ही मिल गया था। लेकिन यहाँ पर दायरा और बढ़ा दिया गया, और वहाँ में हमने देखा था प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था विधान परिषद के सदस्यों को। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। जैसे कि मंत्री से हमने कोई क्वेश्चन पूछा, किसी सांसद ने मंत्री से कोई क्वेश्चन पूछा तो मंत्री जी ने जवाब दे दिया, तो उसी क्वेश्चन के उसने ऐसा जवाब दिया कि ये हमने इसलिए खर्च कर दिया, तो उस पर पहले क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे 1892 में। लेकिन अब क्या कर दिया, जैसे मंत्री जवाब दे रहा है कि हमने रक्षा जो राफेल विमान है वो खरीदे हैं इतने रुपए के, तो अब तुरंत एक जो सदस्य जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो दोबारा उससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा और डिटेल में बताइए, या यही डील क्यों फाइनल किया आपने। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछना, दोबारा क्वेश्चन करने का अधिकार। तो चर्चा का दायरा बढ़ाया गया, और क्या पावर दी गई, अनुपूरक प्रश्न पूछने यानी सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया विधान परिषद के सदस्यों को। और लेकिन बजट पर चर्चा करने, बजट पर बहस करने का अधिकार कहाँ मिल गया था, 1892 में मिल गया था। वो यहाँ आकर क्या हो गया था, यहाँ आकर और बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ गई, अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार भी मिल गया। और क्या हुआ, यहाँ पर पहली बार एक और मेजर डेवलपमेंट हुई थी, वो हुई थी वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी। अब तक हम क्या देख रहे थे, वायसराय की विधान परिषद, यानी कि ऐसी परिषद जो विधि निर्माण में मदद करती थी, कानून बनाने में मदद करती थी, उसे क्या कहा जाता था, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गया, यहाँ पे वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, जैसे आज के समय कार्यकारी परिषद देखें तो जैसे प्रधानमंत्री हो गए, उनके मंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ये सब किस में आते हैं, कार्य एग्जीक्यूटिव में आते हैं।
तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसको शामिल किया गया? पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया 1909 के भारत शासन अधिनियम में। 1909 के भारत शासन अधिनियम में तो उनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार 1909 के भारत शासन अधिनियम में शामिल किया गया और वायसराय की कार्यकारी परिषद में उनको क्या बनाया गया? विधि सदस्य यानी कानून को देखने वाला सदस्य बनाया गया। किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या बनाया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन बने? भारत के पहले ऐसे सदस्य जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे। और कब हुए थे? 1909 के भारत शासन अधिनियम में। और उनको क्या बनाया गया? लॉ मेंबर यानी कि विधि सदस्य बनाया गया। और क्या डेवलपमेंट हुई थी यहाँ पर? सबसे जो मेजर डेवलपमेंट मानी जाती है जिसकी वजह से जो कुख्यात है भारत शासन अधिनियम 1909, विख्यात नहीं कहूँगा, कुख्यात यानी कि इनफेमस है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। भारत के विभाजन की नींव जो बीज थे वो कहाँ से शुरू हो गए थे? भारत शासन अधिनियम 1909 यानी कि मॉडलिमेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। क्यों? यहाँ पे क्या कर दिया था इन्होंने? यानी कि जो हमारा मुस्लिम संप्रदाय था उनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। और इसी को क्या कहा गया? सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल कहते हैं संप्रदाय को, संप्रदाय के आधार पर वोटों का बंटवारा किया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? 1909 के भारत शासन अधिनियम से। और इसमें क्या किया गया? क्योंकि मुस्लिमों के लिए केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, यानी कि जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ केवल मुस्लिम ही खड़े हो पाएंगे और उनके लिए वोट कौन देंगे? केवल मुस्लिम ही। लेकिन आज के समय ऐसा होता है क्या? सभी तरह के कैंडिडेट खड़े होते हैं और सभी लोग उसमें वोट देते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने क्या कर दिया? एक विभाजन की, यानी फूट डालने के लिए फूट डालो और राज करोगी इनकी नीति रही थी। तो उसी में इन्होंने क्या किया? सबसे पहले शुरुआत की मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर वोटिंग प्रणाली यहाँ से शुरू कर दी और पृथक निर्वाचन कराया गया। और उनको क्या कहा गया? केवल मुस्लिम ही मुस्लिमों के लिए वोट देंगे, यानी कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? भारत शासन अधिनियम से। भारत शासन अधिनियम 1909 से जो धीरे धीरे 1947 में क्या हुआ? इसका परिणाम भारत का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए देश बने। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 पर। अब भारत शासन, क्योंकि 10 साल बाद रिफॉर्म में लाना था इनको, तो भारत शासन अधिनियम में क्या 1919 में देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी। तो सबसे पहले 1919 वाला जो अधिनियम था वो 1919 में बनाया गया था, लेकिन उसे लागू कब किया गया था? 1921। यूपीएससी ने पूछा भी ये क्वेश्चन कि भारत शासन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो जो ज़्यादातर लोगों को क्या पता रहता है कि 1919 में बना होगा, नाम ही 1919 है तो 1919 में लागू हो गया होगा। नहीं, 1921 में इसे लागू किया गया था। तो बना कब था? 1919 में, और लागू कब हुआ था? 1921 में। और इसका नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू कौन हो गए? मॉन्टेग्यू हो गए उस समय के भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन हो गए? उस समय के वायसराय। तो यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों कहा जा रहा है? मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड क्या हो गए? उस समय के वायसराय। जैसे हमने वहाँ पे मार्ले मिंटो देखा था। मार्ले मिंटो यानी कि मार्ले कौन थे? उस समय के भारत सचिव थे, और मिंटो कौन थे? उस समय के वायसराय थे। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर आकर राज्यों पर से केंद्रीय नियंत्रण थोड़ा कम कर दिया गया, क्योंकि अब 1919 का समय चल रहा है। 1919 में जलियांवाला घटना भी हो गई थी। 1919 में जो गांधी जी थे चंपारण हो गया था 1917 में। वो सब चीज़ें जो इतिहास में पढ़ते हो आप, वो सब चीज़ें घट रही थी, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था जिसमें लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। होम रूल लीग मूवमेंट भी हो रहा था। ये सब इतिहास की चीज़ें हैं, तो वो भी इम्पैक्ट डाल रही थी किस पर? अंग्रेजों पर क्या बना रही थी? दबाव बना रही थी। और गांधी जी क्या करने वाले थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने वाले थे। वो सब चीज़, और खिलाफत आंदोलन चल ही रहा था टर्की के सम्राट की वजह से। तो वो सब चीज़ें इतिहास में चल रही हैं, क्योंकि हम उनको इतिहास में देखेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? पॉलिटिकल चीज़ें, संविधान को क्या मिला, वो इतिहास की घटनाएं इतिहास के हिसाब से पढ़ी जाएंगी। तो वो चीज़ें इनडायरेक्टली क्या कर रही हैं? प्रभावित कर रही हैं किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों पर प्रेशर बढ़ रहा है और लोग धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? जागरूक होते जा रहे हैं, क्योंकि गांधी जी आ गए 1917 में, चंपारण सत्याग्रह किया था उन्होंने। तो वो सब चीज़ें भी कहाँ दिखती हैं? और जैसे होम रूल आंदोलन चला था बाल गंगाधर तिलक ने,
एनी बेसेंट ने, वो सब चीज़ों का भी असर कहाँ दिख रहा है इन पर। इसी वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो राज्य थे उन पर से अपना नियंत्रण क्या कर लिया, कम कर लिया, और राज्यों को, राज्य सरकारों को ज़्यादा शक्ति दी। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज आने वाले कहाँ थे इतनी जल्दी, इतनी आसानी से? क्यों ऐसा क्या किया इन्होंने प्रांतीय विधान परिषद थी, उसके जो विषय थे, उसके जो सब्जेक्ट थे, उनको दो भागों में बांट दिया। क्या कर दिया, एक भाग कर दिया हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर सब्जेक्ट, दूसरा भाग कर दिया आरक्षित विषय, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो कैसे रहेंगे, रिजर्व रहेंगे, और एक सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे बना दिए जो कैसे रहेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि ऐसे समझो आसान भाषा में, जो जिम्मेदारियों वाले काम थे वो किस में डाल दिए, हस्तांतरित विषयों में डाल दिए, और जो मज़े लेने वाले काम थे, पैसा वाले काम थे, जो कंट्रोल करने वाले काम थे, वो किस में डाल दिए, रिजर्व सब्जेक्ट में डाल दिए। यानी कि इनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, और इनके लिए कोई ज़्यादा न तो पैसा मिलेगा, इनको जिम्मेदारी सब तुम्हें उठानी है, लेकिन जो आरक्षित विषय हैं वो किसके पास रहेंगे, अंग्रेजों के पास रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ, जो राज्यों के गवर्नर होते थे, प्रांतों के गवर्नर होते थे, वो मंत्रियों की सहायता से इन विषयों को कंट्रोल करते थे। मंत्री कौन होते थे, जो भारत की विधान परिषद में सदस्य चुने जा रहे थे, भारत के लोग थे, वो क्या होते थे, मंत्री होते थे। और वो किसके प्रति जिम्मेदार होते थे, विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार होते थे, और हर चीज़ का उन्हें हिसाब देना होता था, हर चीज़ का उन्हें जवाब देना होता था। और उसमें कौन से विषय थे, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और पब्लिक वर्क यानी कि लोक कल्याण के जो कार्य थे वो सब किस में शामिल कर दिए गए, हस्तांतरित विषयों में शामिल कर दिए गए। और क्या कहा गया, यानी ये शिक्षा के लिए सुधार करो, और लोगों की हेल्थ के लिए सुधार करो, और जो लोक कल्याण के कार्य हैं, लोगों का कल्याण हो, उस ऐसे कामों को तुम करो, और नहीं करोगे तुम्हें जवाब देना होगा विधान परिषद में, तुम्हें इस्तीफा भी दिया जा सकता है। लेकिन देखो दूसरा जो आरक्षित विषय थे उसमें क्या था, पुलिस, यानी पुलिस किसके कंट्रोल में, अंग्रेजों के कंट्रोल में है। दूसरा फाइनेंस, यानी कि जो पैसा आएगा टैक्स से, लगान से जो पैसा आएगा वो किसके पास रहेगा, अंग्रेजों के पास रहेगा। और प्रेस, ये सब चीज़ें किसके कंट्रोल में, अंग्रेजों के पास में। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, जो गवर्नर था, गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, जो मामलों को लागू करती थी, उसके कार्यपालिका के जो सदस्य थे, कार्यपालिका परिषद के जो सदस्य थे, वो गवर्नर उनकी सहायता से इन विषयों को कंट्रोल कर रहा था, जो किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं थे। यानी कहीं पे भी पुलिस लगा देंगे, कहीं पे भी जो पैसा है उसका हिसाब किसी को देना नहीं है, प्रेस अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। तो ये कैसे विषय थे, आरक्षित विषय थे, जिन पर अधिकार किसका था, गवर्नर और उसके जो कार्यपालिका के मेंबर थे, जो किसी को जवाब दे नहीं थे, उनका अधिकार था। लेकिन जो जिम्मेदारी वाले काम थे वो मंत्रियों को दे रखे थे, और उनके पास पैसा नहीं था, उनको क्या कहा जाता था, हस्तांतरित विषय। और गवर्नर विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा उनको चलाया जाता था, और उनसे जवाब भी मांगा जाता था, तुमने किया क्या। लेकिन जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है, शक्ति है, उनसे कोई जवाब लेने वाला नहीं है। और क्या चीज़ हुई यहाँ पे, एक और मेजर डेवलपमेंट हुई, द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में इसे, बाई कैमरलिज्म, द्विसदनीय। इसमें क्या कर दिया गया, पहली बार जो केंद्रीय विधान परिषद थी, हमारी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद थी, जो 1853 वाले चार्टर एक्ट में बनी थी, यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक बना दी लोकसभा और दूसरी बना दी राज्यसभा। जो आज के समय आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, तो वो कहाँ से बनकर आई है, भारत शासन अधिनियम 1919 से। पहली बार केंद्र की जो विधान परिषद थी उसके दो पार्ट कर दिए गए, लोकसभा और राज्यसभा। और एक और चीज़ क्या देखने को मिलती है, जो यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली देखने को मिलती है। यानी कि जो डायरेक्ट इलेक्शन थे पहली बार कहाँ से शुरू होते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 से। और यहाँ पर पहली बार संपत्ति, यानी कि किसके पास ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो वोट कर सकता है, जो ज़्यादा टैक्स दे रहा होगा, संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर वोटिंग राइट दिए गए थे। लेकिन क्या आज के समय ऐसा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्योंकि आज के समय जो 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या वो टैक्स देता हो, नहीं देता हो, या वो पढ़ा लिखा हुआ हो, न हो, सबको वोट देने का अधिकार है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वोट 1919 में शुरुआत हुई थी डायरेक्ट इलेक्शन की, प्रत्यक्ष निर्वाचन की, और पहली बार वोट देने का अधिकार कैसे दिया गया, जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है, जिसके पास शिक्षा, जो पढ़ा लिखा है, और जो टैक्स ज़्यादा देता है, वो लोग केवल वोट कर सकते थे। और क्या चीज़ें हुई यहाँ पे, वायसराय की कार्यकारी परिषद, जो केंद्र में होता था वायसराय, उसकी कार्यकारी परिषद में 6 लोग रहते थे। जैसा कि हमने देखा था 1909 में शुरुआत हो गई थी वायसराय की कार्यकारी परिषद में, जिसमें पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था,
वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वायसराय कार्यकारी परिषद में 6 लोग रहते थे, उनमें से 3 भारतीयों का होना अनिवार्य कर दिया। लेकिन कमांडर इन चीफ जो कमांडर था, जो आर्मी का जो कमांडर था, उसका पद किसके लिए अभी भी खाली रखा? उसके लिए जो अंग्रेज थे उनके लिए खाली रखा। और क्या चीज़ें हुई यहाँ पे? जो सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि धर्म के आधार पर जो वोटों का विभाजन था, वो यहाँ पे उसको और बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? सिख संप्रदाय के लिए भी यही व्यवस्था कर दी कि सिखों को केवल सिख वोट दे सकते हैं। एंग्लो इंडियन के लिए भी यही व्यवस्था कर दी, और जो यूरोपियन थे वो भी, उनके लिए सभी के लिए क्या व्यवस्था कर दी कि तुम्हारे लिए अलग अलग वोट पड़ेंगे और तुम सब अलग अलग हो, एक नहीं हो, यानी यूनिटी को तोड़ा जा रहा था। और क्या हुआ यहाँ पे? और एक और चीज़ जो हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, वो यह हुई जो एक भारतीय उच्चायुक्त, इंडियन हाई कमिश्नर का पद बनाया गया। कहाँ पर? लंदन में। जो किसके लिए बनाया गया? सचिव, जो भारत सचिव था उसकी मदद करने के लिए, उसके कार्य में मदद करने के लिए वहाँ पे बनाया गया। और यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और देखने को मिलती है, जो संघ लोक सेवा आयोग है हमारा, जो एग्जाम कराता है IAS के, IPS के, UPSC कहते हैं जैसे, उसकी शुरुआत भी भारत शासन अधिनियम 1919 से मानी जाती है। और उसकी सिफारिश किसने की थी? ली कमीशन ने, ली आयोग ने 1924 में कमेटी बनी थी, ली कमीशन आयोग बना था, उसने सिफारिश की थी UPSC की, और 1919 में उसकी स्थापना की गई थी। उसके लिए प्रेरणा कहाँ से आती है? भारत शासन अधिनियम 1919 से। और यहाँ पर एक और चीज़ हुई, क्या हुई? जो केंद्र और राज्य थे उनके बजट पहली बार अलग अलग किए गए, यानी केंद्र का बजट अलग पेश होगा, राज्यों का बजट अलग पेश होगा। यानी केंद्र कोई कंट्रोल नहीं रखेगा किस पर? राज्य के बजट पर। यानी कि तुम अलग बजट पेश करो, प्रांतों से ये कह दिया गया, और हम केंद्र सरकार में अलग बजट पेश करेंगे। जैसा कि आज के समय होता है, आपने देखा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बजट है, बिहार गवर्नमेंट का बजट है, वो अलग अलग आते हैं, अलग अलग समय पर आते हैं, लेकिन भारत का बजट एक अलग आता है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम से बजट अलग अलग कर दिए गए, केंद्र के और राज्य के। तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। भारत शासन अधिनियम 1909 जिसे पार्लियामेंट रिफॉर्म के नाम से जाना गया, जिसमें हमने देखा था क्या क्या शुरुआत हुई। जो सबसे जो मेजर कुख्यात है जिसके लिए ये भारत शासन अधिनियम, वो है सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से वोट देने का, वोट करने का नया निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। उसे क्या कहा गया? सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया, क्योंकि मुस्लिमों के लिए केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते थे, वो देखा था। फिर हमने देखा था जो यहाँ पे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, उनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। और केंद्रीय विधान परिषद में 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 60 कर दी गई थी। लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनमें अब सरकारी सदस्यों से ज़्यादा क्या होने लग गए थे? गैर सरकारी सदस्य होने लग गए थे। और चीज़ें हमने देखी, यहाँ पे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी विधान परिषद के सदस्य क्या पूछ सकते थे? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। वो सब चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। और अब भारत शासन अधिनियम 1919 में हमने क्या देखा? भारत शासन अधिनियम को क्या कहा गया? पहली बात तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया, और ये जो 1919 में लाया गया था, 1921 में जिसे लागू किया गया था। और इसमें क्या क्या कहा गया? राज्यों पर नियंत्रण थोड़ा कम किया गया, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन भारत में उस समय चल रहे थे। और राज्यों के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक थे हस्तांतरित विषय, दूसरे थे आरक्षित विषय। आरक्षित विषय ऐसे थे जिन पर जिम्मेदारी वाले काम ज़्यादा नहीं थे, पैसा था, पूरी आमदनी थी, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे वो कैसे थे? जिम्मेदारी वाले, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। हस्तांतरित विषयों पर जो गवर्नर था वो विधान परिषद के मंत्रियों की मदद से कार्य करता था, और उन मंत्रियों को विधान परिषद में जवाब देना होता था। लेकिन जो आरक्षित विषय थे उन पर किसी जो वायसराय जो गवर्नर था उसको कार्यकारी जो उसके सदस्य थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर थे, उनकी मदद से उन पर शासन करता था। उसमें जैसे पुलिस हो गई, प्रेस हो गई, फाइनेंस हो गया, उन सब चीज़ों से वो काम करता था। लेकिन यहाँ पे हस्तांतरित विषयों में एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक वर्क, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो पब्लिक वर्क थे, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे कहा गया, क्योंकि वो जिम्मेदारी के काम थे, वो किसको दे दिए गए थे? भारतीय मंत्रियों को, विधान परिषद के मंत्रियों को दे दिए गए। और क्या हुआ यहाँ पे? फिर हमने देखा था 2 सदनीय व्यवस्था की गई थी, कहाँ पर? केंद्र में, जो आज के समय लोकसभा और राज्यसभा दिखाई देती है।
केंद्रीय भारतीय केंद्रीय विधान परिषद थी, उसको 2 भागों में बांट दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा में। फिर हमने देखा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे थे यहाँ पे आके। और लेकिन 1892 में हमने देखा था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1919 तक आते आते क्या हो गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। और संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और टैक्स देने के आधार पर वोट देने के लोगों को अधिकार दिए गए। और ये भी कहा गया कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, उसमें 6 लोग होते थे और 6 में से 3 भारतीयों का होना अनिवार्य कर दिया। लेकिन कमांडर इन चीफ का पद क्या बना दिया गया, मैंडेटरी बना दिया गया अंग्रेजों के लिए। और क्या हुआ, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, कम्युनल इलेक्टोरेट जो सिस्टम था जो 1909 में शुरू हुआ था, वो किसके लिए बढ़ा दिया गया, सिखों के लिए और बढ़ा दिया गया, एंग्लो इंडियन के लिए और बढ़ा दिया गया, पारसियों के लिए और बढ़ा दिया गया, और यूरोपियन लोग थे उनके लिए और बढ़ा दिया गया। और एक पद बनाया गया भारतीय उच्चायुक्त, कहाँ पर, लंदन में। और वो किसकी मदद करता था, भारत सचिव की कार्यों में मदद करता था। और यूपीएससी की स्थापना की गई, कब की गई, 1926 में। कौन से कमीशन की सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर। और केंद्र और राज्य का बजट अलग अलग पेश करने की बात कही गई, यानी कि राज्यों को छूट देने में पूरी कोशिश की जा रही है कि तुम अपना बजट अलग पेश करो और केंद्र सरकार अपना बजट अलग पेश करेगी। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।